बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। राहिल शरीफ की अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। नया आर्मी चीफ कौन बनेगा, अवामी हलकों में एक नई बहस का आगाज हो चुका है। नवाज शरीफ छठे आर्मी चीफ की तैनाती में माजी की गलतियां तो नहीं दोहराएंगे। नए आर्मी चीफ को कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको तोहफे में दिया जाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि 10 मिनट की तकरीर के बाद 1.5 साल खुद साख्ता जिलावतनी का दौर इख्तिताम पजीर होने को। राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के करीब आते ही आसिफ अली जरदारी ने भी वतन वापसी का इंदिया दे दिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफ्दर की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए। एक ही फर्द अपनी मर्जी से ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान को तरक्कियां दिए जा रहा है। हमें पता है कि किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स की तरह रियल एस्टेट के शोबे में ये सरमायाकारी करते हैं। कैप्टन सफ्दर पर बरहम हुए और हसन फवाद पर देखा जा रहा है कि हर तरफ से शदीद तनकीद भी की जा रही है। सीनियर अफसरान उनके रवैये से दिल बर्दाश्त है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो अभी तक अपने ओहदे पर बराजमान है? इसकी तफसीलात और असल मामला इसके पीछे क्या है, ये क्लासेस साहब से, आमिर साहब से हम जानेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले आर्मी चीफ की जानिब से अलविदाई मुलाकातों का आगाज कर दिया गया। ये सवाल तो अपनी जगह अहम है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन ये भी है कि जो तसलसल लेकर राहिल शरीफ साहब चल रहे थे, क्या वो चैलेंजेस लेकर उसी तसलसल में जाया जाएगा नए आर्मी चीफ की जानिब से? पहले तो नए आर्मी चीफ का मैं ना सिर्फ के ये तरह तबसरा कर दूं बल्कि गुजारिश कर दूं अपने उन कुलीग से। मैं देख रहा था मुख्त चैनल्स पे नाम लिए चल रहे थे, किसी का कोई फेवरेट है, कोई फेवरेट। ऑफ कोर्स तबसरा किया जा सकता है कि उनका जनाब माजी ये रहा हुआ है, तो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उस पर किसने आना है किसने नहीं आना। बस जिस तरीके से स्पेकुलेशन की जा रही है वो हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस लेवल पे जो पहुंचते हैं चारों, उनकी एक बेसिक कॉम्पिटेंस है। और ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है कि अगर आपने पूरा उनका अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया उनका करियर और आप उसकी डायनामिक्स को नहीं समझते, तो किसी एक आदमी की 40 साल की मेहनत ज़ाया चली जाती है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक 40-50 साल का सफ़र होता है। और किसी एक कहने से जी मेरा फ़लाना फेवरेट है तो फ़लाना फेवरेट है, या आप तबसरा करें तो बहुत पढ़ा लिखा तबसरा करें और आपको अगर आर्मी के पूरे सेटअप की समझ है कि जनाब क्या है और आजकल की रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरीके से बात की जा सकती है। मगर अभी बड़ी स्पेकुलेटिव सी चल रही थी। किसी ने कहा जी मेरा ये जर्नैल पसंद है, किसी को ये जर्नैल पसंद है। मैं कम से कम उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। मगर ये 3 साल जो रहे हैं आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब के, मैं बड़ा तनाव के 3 साल रहे हैं। इसमें सिविल मिलिट्री का एक तनाव थ्रू आउट रहा है और मैं समझता हूँ कि उस तनाव की वजह लार्जली जो है वो नून लीग की अपनी इनसिक्योरिटीज थी। अगर इन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया होता, वो तो कहते हैं कि गवर्नेंस बहुत अच्छी होती, तो शायद इनकी ये प्रॉब्लम ना होती। और प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि वहाँ से शुरू हुई जब ज़रब-ए-अज़्म से शुरू हुई, जब यहाँ पे 6 महीने लोगों को भूल गया है कि रोज़ यहाँ पे जब ये मामला आया था कि ज़रब-ए-अज़्म शुरू की जाए कि नहीं की जाए, रोज़ जब ये आए थे कराची बहुत बुरी हालत थी, रोज़ धमाके हो रहे थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टोला था सियासतदानों में, सहाफ़ियों में, जो कह रहे थे तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वो हैं, हमारे भाई हैं, बड़े नेकमंद हैं और बड़े अच्छे मुसलमान हैं। ये रोज़ चलता था। ये इनको क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट इनसे नहीं लिया जा सकता कि अगेंस्ट ऑल दिस उन्होंने देखा ये डिलीवरी शुरू कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने उसको ऑन मजबूरी से और लेट किया था, ये पहली बात। दूसरा, फिर मैं समझता हूँ कि जो 2 दफ़ा इसमें अप्स एंड डाउन्स रहे कि मुख्तलिफ तल्लुकात में, मगर 2 मौके पे अगर कोई इनकी जगह कोई जर्नैल होता जिसको शौक था कि मैंने मार्शल लॉ लगाना है या अपने आप को पॉलिटिकल पावर लेनी है, तो धरनों में 2 दफ़ा, एक पहले धरने के अंदर जब सारे मियाँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इनसे कहा कि आप जरा बात करें, वो बिल्कुल पीक पे था, पूरा पाकिस्तान कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल सब कुछ रुक गया हुआ था, एक क्राइसिस था। अगर बदनीयती होती तो उस वक्त कुछ किया जा सकता था। एक दूसरा, सेकेंड टाइम अगेन ये जब इतना ये धरना कैंसिल जो कि हो गया इस्लामाबाद का, जिसे कहा गया था बंद करने वाला इस्लामाबाद, तो उस वक्त भी जब ये अटक के पुल के ऊपर
एक सूबाई एलिमेंट आया और वो सारी रात शेलिंग होती रही वो है, तो बहाना बनाने वाले ये भी प्रूफ काफ़ी होता है। तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने काफ़ी प्रोवोकेशंस, काफ़ी दफ़ा इस तरह की जो है ना टेम्पटेशंस थी, उसको रद्द करते हुए फाइनली दो बातें मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इनके कोई 6 आर्मी चीफ अब हो चुके हुए हैं, सबसे प्रॉब्लम रही है बेग साहब जो इनको लेके आए, इनकी उनके साथ प्रॉब्लम रही और शायद वैसे सही रही थी उसमें। आसिफ नवाज जो थे उनकी इनके साथ शुरू से प्रॉब्लम रही, काकड़ साहब के साथ इनकी प्रॉब्लम रही, 93 का अल्टीमेटली फिर ये जाना ही पड़ गया। उसके बाद जहांगीर करामत बड़े डोसाइल आदमी थे, शरीफ आदमी थे, कोई उसके उनकी भी कोई उस तरह की मार्शल वाली मूड्स नहीं आ रहे थे, उनसे प्रॉब्लम रही। उसके बाद मुशर्रफ के साथ ऑफ कोर्स रही और फाइनली इनकी जो बनी ना जिससे कम प्रॉब्लम रही वो कियानी साहब थे, जो कि मैं समझता हूँ सबसे कंट्रोवर्शियल वही रहे हैं कि अभी भी इल्ज़ाम चल रहे हैं उनके भाइयों पे, जिस जर्नैल पे सबसे ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम रहे और जिन पे ये भी इल्ज़ाम था कि ये ज़रबे आज ये उन्होंने डिले की, फैसला नहीं कर सके, कमज़ोर जर्नैल थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके साथ वाहिद वो जर्नैल थे जिनके साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई, ये सिर्फ कह लें। तो अभी ये सोच लें थोड़ा सा कि शायद प्रॉब्लम इनमें ही हो, जर्नैलों में ना हो, ये सोच लें। वाई लास्टली कि ये समझना एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब ये सारी जो हमारी पैनमा की प्रॉब्लम्स हैं, ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आर्मी चीफ की वजह से थी और ये तासुर है कि शायद इनके तब्दील होने से वो सारे मसले हल हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ये बिल्कुल लास्टली आपने सही बात की है। क्लास साहब जिस तरह से आमिर साहब ने ये बात की है कि ये सारे मसले इनके जाने से क्या हल हो जाएंगे, इस पर तो बात करेंगे। दूसरा ये इन्होंने कहा कि नाम लेना मुनासिब नहीं है। यकीनन हर तरफ बात तो की जा रही कि नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है। आप समझते हैं कि फेवरेटिज्म के ऊपर ये बात नहीं की जानी चाहिए और क्रेडिबिलिटी और जो क्रेडिट देने की बात थी ज़रबेज़ पर, आप समझते हैं कि आर्मी चीफ से जितनी भी तवक्कुआत थी वो पूरी हो सकी हैं? पहले तो आमिर साहब का जो उन्होंने कहा है कि पहले 4 के जो आर्मी जनरल्स होते हैं बराबर की कॉम्पिटेंस होते हैं, लिहाजा उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए या उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इनकी बात में वज़न है, लेकिन मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ माजी में जो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं वो इसी फार्मूले के बुनियाद पे होती रही हैं। अब जनरल ज़िया साहब जो लगे थे 7वें से नंबर से उठे थे और नंबर 1 आ गए थे, भुट्टो साहब ने इस वजह से लगाया था कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं। जब भुट्टो साहब ने इस वजह से लगाया था कि मसूफ यूँ करके खड़े होते हैं और मुझे आगे से मतलब उस पर क्या बात मैं कहूँ कि किस तरह आके मेरी खुशामदें होती हैं। जो ये आपको याद हो अटैक साजिश केस में जिस तरह उन्होंने सजाएं दी थी भुट्टो साहब को, नतीजे भी यही निकले ना खराब। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। हुक्मरान को ज़ाती हर जगह अपना, पर्टिकुलरली जो हमारे पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स के साथ प्रॉब्लम होते हैं वो कि ये अपने जब उसमें चक्कर में पड़ जाता है कि बंदा अपना होना चाहिए, लॉयलिस्ट होना चाहिए, जज अपना होना चाहिए, सहाफ़ी अपना होना चाहिए, इतने नैब चेयरमैन अपना होना चाहिए, इतने फौजी अपना होना चाहिए, इतने ब्यूरोक्रेट फलाना अपना होना, अपना बंदा नहीं है तो फिर इन्हें तो नसाओ इन्हों। ये जो अप्रोच है ना ये बड़ी डेंजरस है ये, और पॉलिटिशियन ये काम करते हैं। और इससे पहले जैसे इन्होंने तो कहा ना कि उनकी जंजुआ साहब जो था, अब जंजुआ साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इस फार्मूले पे थोड़ी हुई थी जो आमिर साहब बता रहे हैं, वो इस फार्मूले पे हुई थी कि जनरल असलम बेग साहब मार्शल ना लगा दें, उनको रोकने के लिए ज़रूरी हो गया था कि अपने आर्मी चीफ 3-4 महीने पहले अनाउंस कर दें। तो जनरल जब इस मुशर्रफ की अपॉइंटमेंट हुई थी तो नवाज शरीफ साहब की क्या कंसिडरेशन थी? ये थी कि बड़े कॉम्पिटेंट जनरल हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े नेक हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और तहज्जुद भी साथ में अदा करते हैं। कंसिडरेशन ये थी कि अली कुली खान जो हैं वो सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अली कुली खान का अपने फादर जनरल हबीब, बड़ा नाम, एक बड़ा ऑनरेबल जनरल थे जो जनरल अयूब खान के दौर के थे, उनके साहबजादे थे, प्रोफेशनल एक सोल्जर थे। उनको इसलिए नहीं बनाया गया था कि उनका तो लोग गौहर अयूब खान के वो हैं ब्रदर इन लॉ लगते थे कि गौहर अयूब कल को बैठ के हमें डिक्टेट करवाएगा। ज़रा कंसिडरेशन देखते हैं कि कैसे आर्मी चीफ लगा रहे हैं आप। और उन जनरल मुशर्रफ को ये सोच के लगाया गया तो ये तो बेचारा सा आदमी ना, इसका कोई आगे है ना पीछे, उर्दू स्पीकिंग है, ये कमज़ोर सा आदमी है, ये हमें क्या चैलेंज देगा। सो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ ये, अच्छा जब इनकी बार ये जीवन जनरल रहील, ये तो चलो एक कह सकते लकी रहे ना कि एक दाना देग में से अच्छा निकल आया है कि जिसने वही वाली बात मार्शल नहीं लगाया, जिन्होंने एक आके टेररिज्म को आके टैकल किया, या और कोई 2-4 चीज़ें जो मैं आगे उनके आगे जिक्र करूंगा, उनसे कुछ उम्मीदें थी पूरी भी नहीं है, उनके भी बात करेंगे। इनको किस लिए लगाया गया था? ये तो चौथे नंबर पे थे मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तीसरे पे थे, ये तीसरे पे थे। इनसे पहले वालों को क्यों नहीं लगाया था? उनकी अपनी कंसिडरेशन थी। एक जो इनमें से नहीं लगाए थे उसमें प्राइम मिनिस्टर को ही कियानी साहब को इतराज़ात थे। वो एक और कहानी पे चले जाएंगे कि जनरल कियानी चाहते थे जनरल राशिद को बनाएं,
ताकि मेरी बिल्कुल, लेगेसी ऐसे कायम पहले रहे। थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करके जनरल राशिद के रास्ते बंद कर दिए। तो उन्हें ये समझ नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब उस बंदे को कभी भी नहीं लगाएंगे जिसका नाम ये देंगे, आज जनरल क्या नहीं देंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर जनरल रहील से कोई नाम मांगा गया है, जो कि मांगा किया होगा, और इन्होंने जो नाम दिया होगा, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी भी इसको आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे। ये मेरी बात और किसी को पता होना, जनरल रहील साहब लिख के अपनी किसी जगह ना, या टेबल पे किसी जगह लिख लें कि ये मैंने नाम दिया हुआ है, अगर उसको आर्मी चीफ लगा दे जो सजा होगी मैं भुगतने को तैयार हूं। अगर वो ये गलती कर चुके हैं तो वो आर्मी चीफ नहीं लगेंगे। इट्स अ वेरी ऑब्वियस, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये खुफिया मुलाकातें, मीटिंग, उससे मिलो, चौधरी निसार अली खान साहब, अब शहबाज शरीफ साहब एक्सपर्ट खुफिया मुलाकातों को और मुख्तलिफ लोगों को खिलाते रहेंगे। आमिर साहब को भी पेशकश हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी, चार को भी होगी, और दरमियान में से कोई हैट में से निकल आएगा। सो मैं बात थोड़ी सी लंबी होगी। हैविंग सेड ऑल दिस, ये कंसिडरेशन नहीं होती कि ये कॉम्पिटेंट हैं, ये काबिल हैं, ये बड़े प्रोफेशनल हैं, ये आर्मी के आके इशू समझते हैं। वो ये देखते हैं उन खुफिया मुलाकातों के नतायज के बाद कि अपना बंदा क्या राय दे, पर्सनल इंटरेस्ट। और मजे की बात, ना भुट्टो साहब अपना बंदा ला सके थे। उन्होंने भुट्टो साहब को आगे जन्नत जान ने फांसी दी। वही मुशर्रफ साहब जिनको कहते थे कमजोर सा उर्दू स्पीकिंग है, ये क्या करेगा, उसने जलावतन भी किया और 14 महीने इनको जेल में भी रखा, और खासी उसने जो किया सबको पता है। सो मेहरबानी फरमाएं, अगर आप, और ये सीखे नहीं है इससे, ये भी बता दूं मैं, अभी भी वही चीज़ें हैं। आपने एक आर्मी चीफ लगाने, आप उसको अनाउंस कर दें, 1 महीना पहले कर दें, 15 दिन पहले कर दें, आपने एक उसको लिंगरान किया हुआ है अपना बंदा। अब मतलब स्पेकुलेशन इसीलिए हो रही है कि ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, बिल्कुल, कि माजी में आप इस तरह की चीजें करते रहे हैं, बिरादरी की बुनियादों पे होती हैं, रिश्तेदारों के बुनियादों पे, फलां का बैचमेट है, फलां हमारा उस पर जानने वाला है, उसमें कंपिटेंसी अगर फैक्टर हो ना तो स्पेकुलेशन कभी नहीं होगी। ठीक है इखलास साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर तो बात करेंगे ही कि पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर तैनातियां की जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इखलास साहब ने बात की कि आर्मी चीफ कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर तवक्कुआत थी कि वो पूरी होंगी लेकिन नहीं हो सकी, वो कौन सी चीजें हैं, इस पर बात करेंगे हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आर्मी चीफ के हवाले से, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जिनसे बेहद तवक्कुआत थी, और तकरीबन क्लास साहब हम यही कहेंगे कि तमाम तवक्कुआत हमारी पूरी हुई हैं। 2-3 चीज़ें इसमें, जब जनरल रहील आए थे, जब मेरा ख्याल उस वक्त कोई मीडिया में इनको नहीं जानता था इतना। मैं अब वही वाली बात जो आमिर कह रहे हैं, अब माजी का हिस्सा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझे खुद याद है जब उस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने लगी थी जनरल कियानी की, पहले जनरल कियानी को मसरूफ़ रखा ना इन्होंने जी, ऐसा कि उनके साथ भी वही कि हाँ जी कुछ करो। जनरल कियानी साहब, उन्होंने कभी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को उन्होंने अपनी गाड़ी पर सैर नहीं करवाई थी। नवाज शरीफ साहब को सैर सपाटे करवा दिए थे उन्होंने, वो लेके गए थे, एक उनके ड्राइवर बन गए थे। बिल्कुल, एक वो दौरा तस्वीरें आई, 6 साल वो रहे, आर्मी चीफ रहे। कि जब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे तो उनके खिलाफ जाके वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे थे। आपको याद हो मेमो गेट में, ज़रा मैं बताऊँ ना, पीपल्स पार्टी वाले बेचारे ऐसे नहीं रोते, बातों में पीपल्स पार्टी भी ठीक कहती है कि उनके साथ भी ऐसा आप कह सकते सौतेली माँ वाला सलूक होता है उनके साथ। खैर बाज वो भी नहीं आते, ये नहीं है कि वो बड़े नेक लोग हैं और नेक लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है लेकिन बात चीज़ें वो कहते भी ठीक हैं कि आपके आर्मी जनरल जो हैं हमारे, वो उनके नवाज शरीफ साहब को तो ड्राइव करवाते हैं, वे लोगों के वोट लेके आते हैं, भाई वो भी तो लोगों के वोट लेके आते हैं, उनको ड्राइविंग उनको कोई नहीं कराता। वो ना गिलानी साहब को किसी ने कराई, ना किसी ने राजा परवेज अशरफ को। अब इल्ज़ाम लगेगा दोनों अच्छे लोग नहीं थे जी। सो ये चीज़ें उसमें हैं। पहले जो 2 अफसरान थे, मुझे उस वक्त याद है, आर्मी चीफ जो है, उनकी आपस में जो लॉबीज थी वो काम कर रही थी। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मीडिया के लोगों को चीज़ें भेजी थी कि आप उसके खिलाफ लगाओ और आप उस पर लगाओ। सो दोनों नहीं बने थे। एक जनरल हारून थे मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी है, और जनरल राशिद भी थे, खैर वो उनको तो इन्होंने ऊपर कर दिया था। इसलिए रहील साहब का आना मोस्टली लोग इनको नहीं जानते थे। ये क्रेडिट मुझे देने दें, आज मैं ये बात मैं डिस्क्लोज करने में हर्ज नहीं है, मेजर आमिर को। मेजर आमिर ने 6 महीने पहले मुझे बताया, या कुछ 4-5 महीने हो गए, उन्होंने जनाब रऊफ साहब, मेजर आमिर के पास बड़ी खबरें होती हैं और इनसाइड स्टोरीज होती हैं, वेरी क्रेडिबल। इसलिए मैं कहता हूँ कि शहर में अगर आपने यहाँ रिपोर्टिंग करनी है तो मेजर आमिर के एक साथ तल्लुकात आपके अच्छे होने चाहिए। उन्होंने मुझे कहा था, आज मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा 3 या 4 महीने थे या 5 महीने, पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 3-4 महीने से ज़्यादा था।
उन्होंने कहा जनाब रऊफ साहब आपको मैं बताऊं आपका नया आर्मी चीफ कौन होगा? मैं जी बताएं। उन्होंने कहा जनाब कोई जनरल रहील शरीफ साहब होंगे। अच्छा, पहले से उनके पास मुझे नहीं पता था। अच्छा, मेरा क्योंकि मिलिट्री रिलेटेड मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की, मुझे इनका इतना ज़्यादा पता ही नहीं है डिफेंस रिलेटेड। तो मैं चले तो अच्छा, साथ में मुझे मेजर आमिर ने ये कहा कि आप जब ये आर्मी चीफ बन जाएंगे ना, आपने फिर मुझे याद दिलाना है, मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आपका नया आर्मी चीफ जो है ना ये जनरल रहील होगा। अभी नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ लग के मेरे जहन में नहीं रहा कि मेजर आमिर ने बात बताई। एक दिन खुद उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें याद है मैंने कहा था कि ये होगा जनरल रहील जो है ये आपके आर्मी चीफ होगा। तुमने वजह नहीं पूछी, तुम अच्छे सहाफ़ी हो। उन्हें शर्मिंदा किया। मैं कि वजह बताएं। जो उन्होंने मुझे वजह बताई, अब मैं ज़रा उनसे पूछ के इजाज़त ले कि अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं कल के शो में बताऊँगा। आज मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने उनसे पूछा नहीं था कि मैं उनको वजह जो है वो कोट कर सकता हूँ कि जो वजह उन्होंने बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न थी और मैं खुद सुन के हैरान हो गया। मैं कहा इस तरह के आर्मी चीफ इस तरीके से लगते हैं? उन्होंने कहा जनाब इस तरीके से लगते हैं। वो मैं उनसे पूछ के फिर बताऊँगा, अगर इजाज़त दी तो कल मैं बता दूँगा। मैं कमिंग टू थोड़ा सा मुख्तसर एक्सपेक्टेशन पे 2-4 चीज़ें इनकी जो अच्छी थी जनरल साहब की, जैसे आमिर ने भी बड़ा अच्छा उनको रिकाउंट किया कि टेररिज्म को मतलब बड़ी हद तक उन्होंने ख़त्म किया, हमारे सरों पे सवार थी। आपको याद होगा जनरल अतर अब्बास ने बताया था 5 साल के 2 साल ये ऑपरेशन की तैयारी करते रहे नॉर्थ वजीरिस्तान की, और आखिर पे कियानी साहब जो हैं वो चिकन क्या कहते हैं कोल्ड फीट चिकन आउट हो गए, रह गए थे। वो खैर लंबी कहानी। इन्होंने आते सबसे पहले जो टेरर था ना, खौफ दहशत की फजा, आज हमें नहीं वो 3 साल पहले याद आ रही, दहशत थी। सही कह रहे हैं। और वो डिक्टेट कराते अपनी टर्म्स कि हम ऐसे करेंगे, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट जा रहे हैं, तो मुल्ला जा रहे हैं, सहाफ़ी जा रहे हैं तो कालम निगेर जा रहे हैं, कोई पाँव पकड़ के बैठा है, कोई दाढ़ी को हाथ लगा रहा है, कोई घुटने पकड़ के बैठा है मौलाना के जनाब माफ़ कर दें, तो कोई सुलह सफाई करें। इन्होंने उस मिथ को तोड़ा कि तालिबान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। 1 करेक्ट बड़ा इनका ये। दूसरे बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग एक इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने GHQ में सहाफ़ियों को बिठा के दरबार नहीं लगाया। अनलाइक जनरल मुशर्रफ, अनलाइक जनरल कियानी साहब, ये सहाफ़ियों का काम नहीं होता कि बैठ के वो मतलब है उसमें कोई थिंक टैंक थोड़े होते हैं कि हम जाएं और GHQ में बैठ के जर्नलों को, आर्मी चीफ को हम ब्रीफ करना शुरू कर दें, हम बड़े समझदार हैं और हम बताएं कि आपने कैसे करना है। चलो 1 दफ़ा मीटिंग हो जाए, 2 दफ़ा हो जाए, वहाँ तो हर 15 दिन बाद दरबार लगता था और जिसमें सहाफ़ी मेरे जहाँ से दानिश्वर जाते थे और वापस आके हम पता नहीं क्या क्या दानिश्वरी फरमाते थे। अच्छा काम किया जनरल रहील ने कि उसको दरबार को बंद किया, मेहरबानी जनाब आप अपना काम करें, मुझे अपना करने दें। ये बड़ी उनकी थी। कराची ऑपरेशन जो था अगेन MQM रिलेटेड बड़ा टेरर था, बड़ा खौफ था, बहुत सारे लोगों के एतराज़ात भी हो सकते हैं उसमें। ये उसको उन्होंने बड़ी हद तक टैकल किया और बड़ा जो एक MQM का टेरर था उसको ख़त्म किया उन्होंने, उसको न्यूट्रलाइज किया आके। अगरचे पीपल्स पार्टी के अपने एतराज़ात हैं, एतराज़ात पे भी मैं आऊँगा मैं सारा, कि उन्होंने मतलब सिंध में नहीं तो हुआ है अकाउंटेबिलिटी पीपल्स पार्टी कहती थी, लेकिन पंजाब में वो रेंजर्स को नहीं भेज सके। उस पर वो कहते हैं क्योंकि पंजाब से वज़ीर आज़म आ जाए तो फिर हमारा GHQ भी ज़रा थोड़ा सा वो ख्याल करता है। ये उनका ख्याल है, पीपल्स पार्टी का कहना ये था इस तरीके से। उस पे नहीं हो सके, उस पे उनके नहीं हो सके। लास्टली मैं कहूँगा जो पाकिस्तान के लोगों का मैं रिएक्शन देख रहा था वो ये कहते हैं जी जनरल वो थोड़े से मायूस हुए हैं कि शायद उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, उन्होंने कोई एक तबके का दिल टूटा है, एक तबके का दिल टूटा है, जैसे आमिर कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगाया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की अकाउंटेबिलिटी नहीं की, उन्होंने पार्लियामेंट की नहीं की, उन्होंने फलां की नहीं की, उन्होंने उनको नहीं की। बात यह है कि ये काम आर्मी चीफ का नहीं होता। आइडियली मैं बता रहा हूँ, आइडियल सोसाइटीज़ में हम जो वोट देते हैं, हम अपनी अथॉरिटी देते हैं, वो आर्मी चीफ को वोट नहीं डालते, हम सिविलियन को डालते हैं, हम पॉलिटिशियंस को वोट डालते हैं। ये दबाव जो पाकिस्तानी अवाम फील कर रहे हैं ना कि आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी, इनकी करप्शन अनचेक्ड, ठीक कहते हैं लोग कि मतलब हुई है करप्शन मैसिव लेवल पे अभी भी हो रही है, लेकिन ये आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो आपको करप्शन रोक के दिखाए। वोट आप देते हैं नवाज शरीफ को, वोट देते हैं आसिफ अली जरदारी को, वोट देते हैं इमरान खान को, वोट देते हैं ANP MQM को, तवक्को रखते हैं कि GHQ आपको करप्शन खत्म करवा के दे, नहीं हो रही तो उनको आके उनको फांसियां लगाया जाए, उनका काम नहीं है। सो आप जो हमें प्रेशर डालना चाहिए, अदालतों पे डालें, नैब पे डालें, FIA पे डालें, नवाज शरीफ पे डालें, इमरान पे डालें, फलां पे डालें, उन पे डालें कि हजूर इनकी अकाउंटेबिलिटी करें, इनका ट्रायल कर सकते। आर्मी को अगर आप लाएंगे, जनरल मुशर्रफ ने अकाउंटेबिलिटी की, क्या निकला उसमें से? एक करप्ट इलीट है जो जनरल मुशर्रफ प्रमोट करके गए थे, उनके कैबिनेट के नाम तो उठाएं, 2002 की जो कैबिनेट बनाई थी सारे नायबज़दा थे। आर्मी का काम नहीं था, जितना कर गए रहील, मेरा ख्याल है इट वाज मोर देन एनफ।
इससे ज्यादा उनकी भी सही। उनको करना भी नहीं चाहिए था कि वो मार्शल लॉ लगाते, मुल्क में आगे टॉपल करते, कोई फायदा नहीं होने थे, पहले भी हमने देखे हुए। ठीक है, जो काम था वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया गया। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जैसे ही आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है, आसिफ अली जरदारी साहब भी वतन वापस आने के लिए बातें करने लगे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आपसे शेयर करने हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के हवाले से बात हो रही है। आमिर साहब, जितना भी सूरत हाल सारी को इनके पूरे 3 साल के टाइम को देखें तो जितनी भी तवक्कुआत थी वह ऐसे तरीके से सर-अंजाम दी गई हैं, वो आप इस चीज़ से एग्री करेंगे? जिस जनरल राहिल शरीफ के करियर का आता ही हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे, ये एक लंबा टॉपिक है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि he will go down in history as the most apolitical general of Pakistan Army। सबसे ज़्यादा गैर सियासी जनरल पाकिस्तान के मेरे ख्याल ये रहे हैं। इससे पहले ये क्रेडिट मेरा ख्याल है जनरल काकड़ को जाता था कि वो 3 साल एक्सटेंशन भी नहीं ली, मगर उनके दौर में भी 1993 का जब उनके सर पे ये आ गया था कि ब्रोकर करें, तो उन्होंने फैसला करवाया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी घर भेज दिया था, गुलाम साहब को भी घर भेज दिया। इनके पास भी धरने के दौरान में इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई थी, तो इन्होंने चिड़चिड़ा करा के दोनों को टाइम आउट करवा के, समझदारी की वजह से जो भी नवाज है, शरीफ साहब बच गए थे। ये टाइम आउट करवा के जो है ना जो है इन्होंने बीच में न्यूट्रल छोड़ दी थी सिचुएशन। तो मगर ये ज़रूर है कि एक हमारे यहाँ रवायत होती है कि जब जा रहा होता है तो उसकी गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ का एक रिवाज बन जाता है, जो कि मेरा ख्याल इंस्टीट्यूशन के साथ ज़्यादती है कि आप उनकी अच्छाइयाँ भी बयान करें और जो उनके ऊपर कोई पॉजिटिव किस्म की क्रिटिसिज्म है वो भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा इनका क्रेडिट ये था कि इन्होंने पहली दफ़ा मजहबी शिद्दत पसंदी पे हाथ डाला, दहशतगर्दी पे हाथ डाला और दिलेरी से डाला, जो कि ये पनपी भी पाकिस्तान आर्मी और मार्शल लॉ और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की गलतियों की वजह से इनके बगैर ये मसला नहीं था हल हो सका। वो इनका क्रेडिट है। मगर ये ज़रूर है कि मेरा थोड़ा सा ज़ाती भी गिला रह जाता है कि उसको लॉजिकल एंड में पहुंचाने में ये बड़ा ज़रूरी था कि ये जो हमारी 30-40 साल की गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी है, जिसका इन्होंने इरादा किया था ये ख़त्म करेंगे, वो नहीं कर पाए। कुछ हद तक हुआ तो है ना, कुछ हद तक वो किया, मगर अभी भी वो गुड तालिबान जो है ना काफ़ी एलिमेंट, इसी हफ्ते में वो इस्लामाबाद में एक धरना दिए बैठे हुए थे और उससे रिलेटेड था कि मदरसा वो नर्सरीज, ठीक है आपने पूरे फाटा में उनको क्लियर कर दिया, मगर वो नर्सरियां जहां से वो पैदा हो रही हैं और वो नेशनल एक्शन प्लान के वो हिस्से जहां फौज का एक रोल वो अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट करके मदद कर सकते हैं। सिविलियन हुकूमत ना ये हुकूमत ना आने वाली हुकूमत में वो जान नहीं होगी कि वो वहाँ पे हौसला करके उसको ख़त्म अकेले कर सके, वो मिलिट्री को उनकी हेल्प करनी लेकिन आर्मी चीफ ने एक सिस्टम भी तो दे दिया है ना आमिर साहब। मैं समझता हूँ थोड़ी सी कमी रह गई। मैं वो है आने वाला पूरे करेगा। साहब सही कह रहे थे कि ये साफियों से ए पॉलिटिकल गैर सियासी रहे कि इन्होंने अपने दफ्तर बुला के GHQ वो लंबी लंबी सिगार के ऊपर सिगरेट के ऊपर दरबारी सिस्टम खत्म किया नहीं की, मगर ये ज़रूर है कि इनके दौर में ISPR सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा। एक तो बात अदरीज एक कैप्टन से शुरू होके वो 3 स्टार जनरल तक ISPR जा चुका है और वो एक मेम्बर्स ऑर्गेनाइजेशन बन गई हुई है। और मैं थोड़ी सी टेंडेंसी है कि कई दफ़ा वो सिर्फ फौज के मुफाद और कौमी मुफाद के अलावा अपनी टर्फ भी वॉच कर रहे होते हैं। काफ़ी सारा उनका जो मूड होता है ना कि जनाब हमारी सिविलियन वो सुप्रीमेसी को अपनी आर्मी के अगेंस्ट समझते हैं। सही जो है वो एक मैं समझता हूँ आने वाले चीफ के लिए है कि इसकी दुरुस्तगी थोड़ी सी ज़रूरत है कि इसमें आर्मी का रोल कम होने से आर्मी की जो है ना कोई कुव्वत कम नहीं होती, मैं समझता हूँ ज़्यादा ताकतवर होती है। ये एक छोटा सा पॉइंट था। ठीक है। आने वाले आइंदे दिनों में हम बहस जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि वक्त बड़ा कम रह गया है उनकी रिटायरमेंट के हवाले से तो इसकी बात हो रही है। थोड़ा सा कह दूं मैं, अगर हुकूमत सोशल मीडिया को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकती
इनके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है, इतना इनके पास कि बताने को नहीं है, करने को नहीं है। थोड़ा हुकूमत को भी ब्लेम उस पर लेना चाहिए। आईएसपी हार की हद तक मैं एक बार यकीनन कहूँगा, इसको मेरी बेस्ट ओपिनियन समझा जाए कि जनरल इनके सलीम बाजवा के दौर में, मेरा ये ख्याल है आसिम सलीम बाजवा साहब, इनके दौर में मिलिट्री और मीडिया का जो ये गैप था वो ख़त्म हुआ है। इससे पहले हम देखते रहे हैं, जो पहले यहाँ पे डीजी थे, जो आईएसपीआर आते थे, वो उस तरीके से मीडिया के साथ एक अपना लयान नहीं रख सके, एक अच्छा ताल्लुक नहीं बना सके। इवन बहुत सारी सख्त चीज़ें भी मीडिया में आती रही हैं, तो आपने देखा होगा आईएसपीआर ने उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया जो मीडिया में होता था। माजी में हर चीज़ जो भी छोटा सा एक कोई आप क्रिटिकल कमेंट करते थे, वो समझ लिया जाता था कि फ़ौज पे तनकीद आ गई, फ़ौज पे तनकीद आ गई तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे तनकीद आ गई तो अब आप इसके बाद मुहिब्बुल वतन नहीं रहे। ये टेंडेंसी जनरल बाजवा के दौर में ख़त्म हुई है। वहाँ पे जो टीम थी, एंगेज करना उन्होंने ज़रूर शुरू किया है। हमें भी आते थे कभी, हम तो आपको पता है बहुत सारी सख्त बातें कह देते हैं, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते थे, वर्जन दे देते। ये कम अज़ कम एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती थी, तनकीद होती थी, क्रिटिसिज्म, उस पे एंगेज जरूर करते थे, पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर देते थे। नहीं पैदा हुई ना। माजी में क्या होता था, वो किसी आईएसआई या दीगर कोई एजेंसी के जरिए फ़ोन करवाते थे कि भाई साहब फलाने ने ये बात की, उसने कॉलम लिखा है, इसको ज़रा फिक्स करो, ठीक करो। अब ये जनरल बाजवा साहब के दौर में या उनकी जो टीम है, कर्नल शफीक साहब बैठे हैं, दीगर हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंड को ख़त्म किया। ये मेरा ख्याल जो अच्छी चीज़ रही है पाकिस्तान में। बाकी आमिर साहब को पता है कि माजी में इस तरीके की चीज़ें अगर होती थी, हर चीज़ हसास है भाई, ये हसास इदारे, हसास मालूमात, हसास फलाने से, इन्होंने हसासियत ख़त्म की है, इन्होंने शेयरिंग शुरू की है, और उससे मेरा ख्याल है तल्लुकात मीडिया के और आर्मी के वो एक अगेन टू मी, मैं जैसे मेरा कहा मेरी बेस्ट ओपिनियन है, वो बड़ी हद तक बेहतर नहीं। हुकूमत के सोशल मीडिया के हवाले से भी आप अपना कमेंट कंप्लीट कर देना। मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि वो इर्तिकाई अमल जो आईएसपीआर का वो बढ़ता जा रहा है साई, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरा अफराद से उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिटिकल हुकूमत अपनी स्पेस छोड़ गई है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पनामा में केसेस लड़ रहा होगा तो फिर उसके बाद दीगर इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसा ऐसा स्पेस ले लेंगे। ये एक और बहस है, किसी और दिन करेंगे। अच्छा क्लासेस साहब, अभी ये भी खबरें हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वतन वापस आना चाह रहे हैं और रिटायरमेंट जैसे करीब आई है राहील शरीफ साहब की, तो नहीं आमिर साहब अभी मैं आपसे ही पूछूंगी इसके दरमियान को ताल्लुक है क्लासेस साहब की तरफ जाऊंगी। जो है 2-3 दिन पहले जो है बैठा हुआ था, उसमें हामिद मीर साहब भी थे, नुसरत जावेद साहब से, तो मैंने ऐसे ही ये पूछ लिया, मैंने कहा जी ये आर्मी चीफ अब जा रहे हैं, इनके दौर में बड़ी उनकी लड़ाई रही, तो नए आने के बाद आसिफ ज़रदारी आ जाएंगे। तो हामिद मीर साहब ने, मैं मेरा ख्याल ये अगर बुरा ना मनाए तो कैसे, तो उन्होंने कहा जब वो आते हैं तो फिर वो उनके इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं या वो कॉल करते हैं, तो मुझे तो अभी तक नहीं आई। तो उन्होंने नुसरत साहब मुझे भी कोई कॉल नहीं आई, तो उसके बाद ये मैं इंटरव्यू देख रहा था कि वो जो है उसमें आने की बातें आ रही हैं, मगर आने या ना आने से मैं समझता हूँ क्या पीपल्स पार्टी, मेरा ये कंसिस्टेंटली वो एक जिस तरह क्लास साहब ने कहा बायस्ड ही अब तो हो गया, स्टांस हो गया कि वो इररिलेवेंट हो गए, उनके आने ना आने से नहीं, मगर मुझे डाउट है अभी भी वो कि वो आए, वो डरते हैं। वो जो है ना वो मर्द हुर कह के लोगों ने ना उनके दिमाग में ये डाल दिया है, वो हॉस्पिटल जाते हैं या जेल जाते हैं तो वो स्टिक पकड़ लेते हैं और वो एक्टिंग में बारीकी शुरू हो जाती है, तो वो बड़ा डरते हैं। काफी सारे केसेस रहते हैं। और वो इंटरव्यू में सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि वो सरे पैलेस जो है वो देखे ना आप पे पीपल्स इन्होंने नून लीग वालों ने इल्ज़ाम लगाया था और अभी जो है ये खुद फंस गए हैं पनामा में, तो वो गोल करके उन्होंने नहीं कहा कि वो मेरा था, वो इल्ज़ाम नहीं था, वो फैक्ट था कि वो उन्हीं का ही निकला। सही केसेस की खूब बात आपने की है क्लासेस साहब। डॉक्टर बाबर रहमान साहब का भी तो जिक्र उन्होंने किया है कि प्रोफेशनल वकील हैं, उन्हें रोकता तो रुक जाते, लेकिन मैं रोका नहीं। किस कॉन्टेस्ट में बात कर गए वो? मैं थोड़ा सा बाबर रहमान साहब को जानता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा तो हरगिज़ दावा नहीं कर सकता, मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता। वो कहते हैं ना शेर की सवारी और अवान की यारी, ये दोनों मुश्किल काम है। मसूफ जो फरमा रहे हैं ना कि मैं बाबर रहमान को कहता तो रुक जाता, हजूर रोक के दिखा दें, अभी फ़ोन करें बाबर रहमान को, कहें रुक जाएं। बाबर रहमान साहब जो हैं वो भूल रहे हैं, बाबर रहमान साहब ने इनका बड़ा साथ दिया और जरदारी साहब ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं माजी में। मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने दें। जब यह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला केस चल रहा था उनका उस पर, जब जरदारी साहब का 6 अरब रुपया बचाया जा रहा था, मतलब ऐसी लुट मार के इन लोगों ने फिर सेविया मसीहा बन के आ रहे हैं।
सरे महल वाली कहानी आप बता रहे हैं। 6 बिलियन रुपीज, ये नहीं कहा कि नहीं है हमारा, कहा हमारा है, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूं। 6 अरब रुपया उन्होंने वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, जिसके जरिए स्विट्जरलैंड में रखा हुआ था, जो पाकिस्तान के आ रहे हैं और फरमा रहे थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। इसीलिए नहीं आती ना कि इमरान खान का 6 अरब रुपया कहीं नहीं पड़ा हुआ ना, इमरान खान का भी होता 6 अरब रुपया। वो खेलन को वजारत उज़्मा मांगते हैं। अच्छा, इमरान खान का भी अगेन उसमें सरे महल नहीं है, उसका भी कोई यहाँ पे पनामा में फ्लैट्स नहीं है, दुबई में नहीं निकले, लिहाजा इमरान खान को तो वाकई सियासत नहीं आती। इनके नजदीक सियासत क्या है? लूटो फुटो, वो जो मुशाहिद हुसैन ने कहा, लुटो फुटो, एक एक बारी लो। अब इनकी बारी आने वाली है, 2018 आ रहा है ना, उन्हें लग रहा है कि शायद पंजाब में लग रहा है कि बारी आ रही है, हालांकि पंजाब आ नहीं रही। खैर हम कोई अगेन पाकिस्तानी अवाम का कोई ये पता भी नहीं है वैसे, अल्लाह के फजल से। पंजाब का काफी हद तक प्रेडिक्टेबल। चलो लेट्स सी। मैं एक और उस पे बात, बाबर रमान साहब, वो बात रह ना जाए। मसूफ ने दावा फरमाया है ना कि मैं बाबर रमान को रोकता तो रुक भी जाते। बाबर रमान साहब बड़े इंडिपेंडेंट फैसले करने वाले हैं। ये भूल गए जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, वो केस लड़ रहे थे वहां पे, वो लड़ा जा रहा था, आपको याद होगा, इनका तौहीन अदालत वाला केस चल रहा था और जरदारी साहब के 6 अरब रुपए बचाए जा रहे थे कि स्विट्जरलैंड को खत नहीं लिखना जी। उस वक्त इन्होंने चेंज किया और उसमें वकील बन गए थे एतजाज एहसन। तो एतजाज एहसन साहब की साहब बाबर रमान साहब की नहीं बनती, दोनों बड़े वकील हैं, बड़े आदमी की ईगो भी उतना बड़ा लेवल होता है। में 2 तलवारें भी तो उन्होंने कहा, एतजाज एहसन साहब जो हैं वो पहले बैड बुक्स में थे जरदारी साहब के, आपको याद आ जाएगा, वो चीफ जस्टिस साहब की ड्राइव करते थे, उस वक्त जरदारी साहब को अच्छे नहीं लगते थे, बीबी को अच्छे नहीं लगते थे। यकदम जरूरत पड़ गई उनको आसिफ अली जरदारी साहब को कि आप नहीं एतजाज को ले आओ। वो एक और रीजन है, किसी दिन फिर बात करेंगे। खैर एतजाज साहब आ गए। एतजाज साहब ने कहा कि पहले तो मैं जरा बाबर रमान के जरा इसके पर तो काटू ना, मैं जरा थोड़ा सा। उन्होंने एक शर्त रख दी कि बाबर रमान से एक एफिडेविट मुझे लेके दें कि जनाब जो कुछ भी हमने किया है ना, डिफाई किया है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स नहीं माने, 6 अरब रुपए बच रहे थे जो वो स्विट्जरलैंड में, ये मेरी वजह से थे, मेरे मशवरे थे, मैंने लिख के दिए थे, इसमें जरदारी का या गिलानी का कोई कसूर नहीं है। तो जरदारी साहब ने एक अदा इसी तरह शाही फरमान जारी किया। सदर पाकिस्तान थे कि बाबर रमान साहब को जैसे आप फरमा रहे हैं कि कह दूंगा तो मान जाएंगे रुक जाएंगे। उसके बाद जो बाबर रमान साहब ने इनका हशर किया था ना, किसी वक्त खुद बता दें किसी इंटरव्यू में, बाबर रमान साहब ने इनकी एक नहीं सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि हजूर जब मेला खेल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तो तीनों इकट्ठे थे। अब आपने मेरे जो है वो कहते हैं ना, जब उसकी एक मुहावरा है ना कि बंदर के पाँव जलने लगे थे तो उसने अपने बच्चों को नीचे दे दिया था। जब आप लोगों के पाँव जलने शुरू हो गए हैं, हीट आना शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट की, अब बाबर रमान को कहते हैं कि ना गिलानी साहब भी सेफ, जरदारी साहब भी सेफ। बाबर रमान को कहा चढ़ जा सूली राम भली करेगा। तो बाबर रमान साहब अवान हैं, वो पोठवारी हैं, उन्होंने कहा जनाब खुद जाएं, खुद जाके फेस करें। और बाबर रमान ने जरदारी के कहने पे एफिडेविट नहीं दिया था, पार्टी छोड़ गए थे। जरदारी साहब ने उनके खिलाफ वो बड़ी इंतकामी कार्रवाई की। उनके भाई उस वक्त मिनिस्टर थे, फरूक, बड़ा अच्छा बंदा है, उसको उन्होंने हटाया, पार्टी ओहदे करे, छोटे छोटे लोगों से उन्होंने जलील करवाया बाबर रमान को। लेकिन बाबर रमान अपनी उस पर डटे रहे। आज कहते हैं इंटरव्यू में कि मैं बाबर रमान को कहूं तो रुक जाएं, मेरी शर्त है, हम भी थोड़ा साहब आपकी शर्त ब्रेक के बाद ना बता दें। अच्छा चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। क्लासेस आप जो शर्त रखने वाले हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दूसरी जानिब उनके दामाद हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले क्यों किए जा रहे हैं ये भी शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जाने से पहले एक शर्त का जिक्र क्लासेस साहब आप हमारे लिए छोड़ गए थे, क्या शर्त रखने वाले हैं आप? सिंपल सी ये कह रहा था कि अगर बाबर रमान ने जो बात नहीं माननी होती ना आसिफ जरदारी की, वो सदर पाकिस्तान भी बैठे हों तो वो नहीं मानते, और नहीं मानी थी ये बाबर रमान साहब के जी। ये बाबर रमान साहब के बारे में जो इन्होंने बड़ी खुशफहमियाँ रखी हुई ना कि मैं कह देता तो रुक जाते, तो बाबर रमान ने नहीं रुकना था। और वैसे भी आमिर एक बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं कि मुझे तो खतरा और है कि अगली दफ़ा जो पंजाब जो है ना, उससे अगर पीपल्स पार्टी को वहाँ पे उस प्रोविंशियल असम्बली में कोई सीट ना मिली या इनको मुनासिब सीटें ना मिली, तो मौजूदा सेनेटर जो है ना ये सारे जाएंगे, ये घर बैठेंगे या ये पीटीआई में शामिल होंगे। तो वो जो ये उम्मीदें रखा के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगेन बाबर रमान साहब का री इलेक्शन वहाँ से ही होना है, एतजाज एहसन का भी होना है, और भी हैं। अगर सीटें आपको नहीं मिलती पंजाब से प्रोविंशियल असम्बली में तो ये री इलेक्ट कैसे होंगे?
तो ये जरदारी साहब के लिए बैठे रहेंगे फिर के जनाब कि वो 20 साल बाद उनकी सियासत ठीक होगी तो हम जीतेंगे। वो सब हमारे जो है क्या नाम है इनका, कमर जमान कायरा साहब हमारे दोस्त हैं, आज पंजाब के चीफ बने हैं। बड़ी नेक हमारी तमन्नाएं हैं उनके लिए। नदीम अफजल चांद साहब बड़े हार्ड हिटिंग आदमी हैं, अच्छे बंदे हैं। ये बेचारे एक एक पूरा टेन्योर हो गया है, 4-4 साल से घर पे बैठे हुए हैं। ये अगले 5-6 साल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसके बाद सियासत खत्म हो जाती है, आप इलेक्ट ना हो। तो मुझे ये सिर्फ पंजाब में, वो मैं उनकी सुन रहा था, तंजीम ठीक करने से मसला नहीं हल होगा। जब तक ये -1 का जमाना है, अगर अल्ताफ हुसैन की -1 हो गई है और यहाँ नून लीग की भी पनामा लीग्स के अंदर -1 होने जा रही है, ये -1 से ही मसले हल होंगे। ये आपका कहना है, वैसे -1 से मसले हल होंगे, नजर आ रहा है। +1 की भी बस बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है क्लास, अब हम पीपल्स पार्टी का -1 बड़ा जरूरी है, पीपल्स पार्टी की सारी उसके टर्न अराउंड के लिए। ये वैसे आपके अल्फाज हैं, ये आपके अल्फाज है कि -1 होना जरूरी है। क्लास अब मैं आऊंगी कि हम जो देख रहे हैं कि कैप्टन सफ्दर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। स्पेशलिटी तो आमिर साहब की है, जरा इनसे जरा व्यू। मैं कैप्टन सदर साहब पे बड़ी तनकीद करता रहा हूँ, मगर मुझे आज उन पे तरस आ रहा था। उन बेचारों ने, उन्होंने एक बड़ी अपनी बिपता वहाँ नेशनल असम्बली में करवाई, जो कि उनकी बिपता नहीं है, पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी और इस पॉलिटिकल सिस्टम की है। क्या आपने एक 21वें अफसर का बंदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी दो प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद साहब को लगाया हुआ है, उससे 150 डीएमजी के अफसरान जो मतलब 22वें ग्रेड के बेचारे, वो सबकी उनको सबको आप कह सकते हैं उनकी बेइज्जती है कि जूनियर मिनिस्टर अफसर के पास जो है ना हम सबको जाना पड़ता है, और उससे मेरिट आपका ख़त्म हो गया और बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का आपने सिस्टम तो तबाह कर ही दिया है। वो बेचारे रो रहे थे कि जनाब वो पोस्टिंग अपनी मर्जी से, ज़ाहिर है जूनियर पर्सन को लगाएं तो उससे क्या है। मुझे तरस उन पर यह आ रहा था कि उनका ज़ाती एलिमेंट है। अब देखें, या तो ये वो ख़ानदान हो ना जिसमें करबा परवरी नहीं होती, जब ख़ानदान के हर अफसर को, हर फर्द को जो है वो आपने कोई ना कोई ओहदा दिया हुआ है, कोई बचता ही नहीं है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर के एक और भी दामाद हैं, वो देखें ना दुबई में उनकी हम सुनते रहते हैं कि बहुत अमीर हैं, चाहे अपनी जायदाद होगी, मगर वो उनके जो डार साहब हैं वो एक्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरे खानदान का कोई फर्द नहीं बचता, सलमान शहबाज हैं जो कि फैमिली की इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो ये बेचारे उनको जो है वो है, उनको मुझे जो इतला है मना किया गया हुआ है कि तमाम अफसरान को कि इनका काम नहीं करना। तो वो बेचारे अपना रोना रो रहे थे। अभी तो शायद उनकी जो कहा कि कैप्टन सफदर साहब का मेरी इतला ये है कि खास तौर पे मना किया गया है, पता नहीं क्या वजूहत हैं कि जनाब इनको ज़रा कोई इनको सीरियसली नहीं लेना और इनका काम भी नहीं करना। बड़ी हैरत की बात बताई जो भी है। तो वो बेचारे अपना मेरा ख्याल रोना रो रहे थे, दुखड़ा अपना बगा रहे थे। अभी तो उनकी ये MNA शिप भी मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन में जो केस है वो भी जा रही है। तो मुझे उन पर थोड़ा सा तरस आता, मगर जो उन्होंने पॉइंट रेज किया है वो टाइम आज नहीं है, वो बहुत लंबा है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो दैट इज़ द डिलेमा ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एट दिस मोमेंट। हल्का सा क्लू तो छोड़ दें वही है कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जब आपने मेरिट तबाह कर दिया हो, जूनियर मोस्ट अफसर लगा दिया हो, तो वो जाहिर सिस्टम तो तबाह हो जाता है। मेरिट की आपने बात की, क्लास मेरिट है वैसे कहीं पे? इनको तो अलग रख देना। जो बातें ये की हैं उन्हें कैप्टन सफदर ने वहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर 2-3 इस पे चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इनको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, मतलब लेट्स फॉर ए चेंज आज उन कैप्टन साहब को अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे पास उसके पास अपनी लॉजिक भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दामाद हैं, और जिसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि असल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो फवाद हसन फवाद है। ये सब जानते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी जानती है, पॉलिटिशियन जानते हैं। फवाद हसन फवाद पर बहुत सारी चीज़ें आती भी रहती हैं, उनके अपनी ज़ात के हवाले से भी आती रहती हैं। उनको टेक ऑन करना नोइंगली कि ही इज़ वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब नवाज शरीफ साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा हुआ है, उससे ज़्यादा करीबी बंदा तो कोई और जूनियर आदमी लगाया हुआ है। ग्रेड 21 का उन्होंने 22वें ग्रेड पे लगाया हुआ है। अगेन बहुत बड़ी पोस्ट है, इस पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, सईद मेहदी साहब जैसे बंदे रहे हैं इस पे आप इससे पहले देखें कि वो रहे हैं एक उनके अगेन बेनज़ीर भुट्टो साहबा के थे जिन पे बाद में केसेस भी बने थे। उस पर काबिल लोग आके बैठते रहे हैं उस पर। अब इनका यहाँ पे बनना और जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि ये बैठ के अपने ज़ाती यारों दोस्तों को प्रमोशन दे रहे हैं, तरक्कियाँ दे रहे हैं, ट्रांसफ़र 2-4 को तो मैं जानता हूँ कि इन्होंने अपने करीबी दोस्तों को इन्होंने फेवर किया, बैचमेट्स को, इन्होंने फवाद हसन फवाद साहब ने इन पे चीज़ें आती रहती हैं। सो मेरा ख्याल है कैप्टन सफदर को ये दाद देनी चाहिए। अगर आमिर साहब की बात मान ली जाए, और वैसे भी अगर राय आती रहती है, ये मरियम नवाज साहबा खुद भी कह चुकी हैं जी कि मैं तो अपने वालिद साहब के घर रहती हूँ मैं,
उसके बावजूद भी इनका टेक ऑन करना प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस पे सॉरी हाउस नहीं ऑफिस पे, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये अच्छा, बात कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि एक किसी दोस्त ने आज मुझे उन्होंने कहा कि अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी बेचने की कि मर्जी से हुआ है। यस मैंने कहा बात सुने, इतनी मैं कहा नवाज शरीफ साहब ने अगर इनको हटाना है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उसके लिए वाया भटिंडा जाने की, अपने ही दामाद को कहने की क्या जरूरत है? अगर कराना है तो पूरा हाउस यहाँ पे भरा पड़ा है, जनाब किसी एक को कहें, वो तो उसके बाद 1 साल नींद से आगे खुशी से नहीं सोएगा कि वजीर आज़म ने मेरे जिम्मे लगाया है कि आप यहाँ खड़े होके उसकी ऐसी तैसी करनी है। सो ये आप उनके, मैं तो ये समझता हूं बैटल्स लाइंस हैव बीन ड्रॉन, वॉर हैज कम इनटू ओपन एंड पब्लिक, और कैप्टन साहब को ये दाद दें कि उन्होंने आज उन्होंने परसों खड़े होके, जो लास्ट वर्किंग डे था, कौमी असेंबली में खड़े होकर टेक ऑन किया, और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पावरफुल उन्होंने ब्यूरोक्रेट को टेक ऑन किया है, सबसे ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सबसे प्यारे जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको किया है। और मजे की बात इसमें एक और है, उन्होंने बकायदा हवाला दिया है कि हाजिर सिविल अफसरान में साबिक सेक्रेटरी सईद मेहदी के पाए का एक भी अफसर नहीं है। सईद मेहदी साहब बड़ा अरसा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पिछली हुकूमत में। सो उन्होंने वो कहते ना अच्छी खासी धुलाई की है कैप्टन साहब। और भी जो फैक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्टिंग उस पे चार्ज पे किस पे ग्रेड में है, इस वक्त कोई 4-5 अहम तरीन जो मिनिस्ट्रियां हैं वो भी एक्टिंग चार्ज में जूनियर अफसरान के पास रखी हुई हैं। तो ये एक तरीकाकार है कि आप जूनियर अफसरों को लगाते हैं ताकि वो आपकी मर्जी का काम करते रहे। इसकी वजह से ये सारा गवर्नेंस के जो मसाइल आए हुए हैं, ये सत्यानाश जो हुआ है कि आगे नहीं चल रही मामला। और दूसरा देखिए बड़ी एक और अहम बात की है, उन्होंने कहा कि मुझे पता है, कैप्टन सफदर कह रहे हैं मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे रियल एस्टेट के शोबों में सरमायाकारी करते हैं। ठीक है। ये फवाद साहब के बारे में कई खबरें आ रही थी, ये इनडायरेक्टली उनकी तरफ ये हवाला दिया जा रहा है। क्यों विराजमान है, किस तरह से? ओहो, इसने तो नहीं हटाना फवाद को, इसने तो नहीं हटाना कैप्टन सफदर ने। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये थ्योरी मानने को तैयार नहीं हूं कि जानबूझ के कराया गया हटाने के लिए। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत सीरियस डिफरेंसेस हैं जो कैप्टन सफदर ने एयर किए, और कैप्टन सफदर ने टू मी खड़े होकर बात करना, आके टेक ऑन करना, एक्सपोज करना, और उसकी अगर मुबैना तौर पर उसकी इरेगुलरिटीज, ट्रांसफर पोस्टिंग, इट वाज ए ब्रेव एक्ट। ये छोटी बात नहीं होती। उनकी एग्जैस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन की ये इंतहा है कि जब ये इस नहज पे हालात आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर का दामाद उनके सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट ओहदेदार के मुतालिक इस तरह के पार्लियामान में बात करे, ये बेसिकली ये जो चार्जशीट है ना, ये कैप्टन सफदर ने इशू की है, ये फवाद हसन फवाद के खिलाफ नहीं है, इट्स अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये तो देखना होगा क्लास। बड़ी बात आपने की है, और जिस तरह से आपने बात की कैप्टन सफदर की जानिब से बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया गया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इस्लाम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।